Assalamu alaikum to all those who are watching me and listening me. This is सैयद मोहम्मद सिब्तान और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की प्रेस रिव्यू सीरीज में वेलकम कहता हूं। आप प्रेस रिव्यू नंबर 7 देख रहे हैं, जिसमें हम 1 जुलाई 2023 से लेके 8 जुलाई 2023 तक की तमाम मेजर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस रिव्यू को। सबसे पहली न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज अ सैड न्यूज। वो ये है कि लास्ट वीक लाहौर में एक केस रिपोर्ट हुआ और ये केस नेगलेरिया का केस था, जिसमें नौजवान का दिमाग जो था वो स्लोली डैमेज हुआ और उसकी जो है मौत वाक़या हो गई, ही डाइड। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल उभरेगा कि नेगलेरिया है क्या और एक आम इंसान नेगलेरिया से किस तरह बच सकता है, क्योंकि एक नौजवान जो होता है उसका इम्यूनिटी लेवल और हर तरह से वो एक अच्छा एक्टिव बंदा होता है, यानी ओवरऑल एक नौजवान बंदा कंपैरेटिवली बच्चों और बूढ़ों के मुकाबले में एक सेहतमंद इंसान होता है। लेकिन एक नौजवान को अटैक ये किस तरह हुआ? जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जो नौजवान होते हैं वो फ्रेश वाटर बॉडीज में जाके नहाने को पसंद करते हैं। जैसे ट्यूबवेल्स हैं, इसमें फ्रेश वाटर होता है, यानी मीठा पानी जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद नदियां होती हैं, उनमें जाकर नहाने को तरजीह देते हैं, या स्विमिंग पूल्स। अब एक मसला ये है कि ये तमाम जो वाटर बॉडीज हैं, जो सॉल्ट वाटर बॉडीज नहीं है, यहाँ पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसे हम अमीबा कहते हैं, और ये अमीबा आपके नाक के जरिए आपके दिमाग को एक्सेस करता है, और जब ये आपके दिमाग में पहुंच जाता है देन ही स्लोली स्टार्ट्स ईटिंग योर ब्रेन। और उसी के नतीजे में एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी बॉडी और आपके ब्रेन का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है, यानी आपका ब्रेन जिस पर्पस के लिए होता है वो पर्पस फुलफिल करना बंद कर देता है और फिर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा कातिल है जो आपको नज़र भी नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो ये हल है कि जिस जगह आपने नहाना है, स्विमिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल्स या स्विमिंग पूल्स, तो उस पानी की क्लोरीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मैसेज है इस न्यूज़ के एंड पे कि आप जितने भी लोग हैं, कहीं भी आप लोग अगर स्विमिंग करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, देन फर्स्ट यू मस्ट इंश्योर कि इस पानी की क्लोरीनेशन हुई है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप पे गए हुए हैं और नॉर्दर्न एरियाज में आप फ्रेश वाटर स्प्रिंग में जाकर डुबकी लगाते हैं, तो मुमकिन है कि वहां भी ये अमीबा हो, और ये इंतहाई खतरनाक चीज है एक सेहतमंद इंसान के लिए कि सडनली ही डाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज रिगार्डिंग द एक्सटेंसिव काउंटर टेररिज्म एफर्ट ऑपरेशन ऑफ इजरायली फोर्सेस। जी हाँ, लास्ट वीक इजरायली फोर्सेस ने ये ऑपरेशन जो है वो वेस्ट बैंक के एक करीब जो गांव है टैनिन नामी, वहां पर इनिशिएट किया, और उनका कहना यह था कि यहाँ पर हमास के वो ग्रुप्स जिन्हें हमास सपोर्ट करता है या डायरेक्टली उनका लिंक हमास के साथ है, वो अपनी एक्टिविटीज को जारी किए हुए थे अगेंस्ट द इजरायलीज सिविलियंस। तो इनको मारना या इनको रास्ते से हटाना इजरायली फोर्सेस की ड्यूटी थी, क्योंकि वो अपनी लैंड की प्रोटेक्शन कर रहे थे। और इस ऑपरेशन में कई ड्रोन अटैक्स भी किए गए, और ओवरऑल हम अगर देखें तो 18 से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो अफसोस की बात है वो ये है कि वॉशिंगटन वाज बैकिंग द ऑपरेशन, और वॉशिंगटन का ये स्टांस था कि इसमें इजरायली फोर्सेस इसराइलीज को प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी इजरायली सिविलियंस को। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सारे सिनारियों को देखें, जैसे वॉशिंगटन जो है वो बैक कर रहा था इजरायली फोर्सेस के इस ऑपरेशन को, इस तरह के कई ऑपरेशन जो हैं इजरायली फोर्सेस करती आ रही हैं। लेकिन हमास की अगर हम बात करें तो हमास इज अ फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप, और इसराइलीज जो हैं दे आर ऑक्युपाइड फोर्सेस फॉर पास्ट 75 ईयर्स। इस तरह तो कोई भी फोर्स या कोई भी ताकत आके किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे काबिज होकर
वहाँ पर अपना एक एरिया सेटल कर ले और फ्यूचर में वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोर्स भी बना ले, तो हम इस चीज़ को कभी भी एडवोकेट नहीं कर सकते दैट दे आर प्रोटेक्टिंग देयर पीपल from the insurgents, because the people who belong to that land are actually the insurgents and we cannot call them the actual insurgents. ये सारा सिनारियो है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और खसूसी तौर पर वेस्ट जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स का एक एडवोकेट बनता है उसको समझना होगा। तो फ्यूचर में तो हम ISIS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अगर किसी एरिया को ऑक्युपाई करके एक स्टेट क्रिएट करते हैं तो उसे अगर वो डिफेंड करेंगे तो हम यही कहेंगे दैट दिस इज द राइट ऑफ द पीपल ऑफ ISIS टू प्रोटेक्ट देयर पीपल। तो ये किसी भी तरह एक लॉजिकल बात नहीं बनती, ये एक रैशनल अप्रोच नहीं बनती। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिस्टर शी जिनपिंग। जी हाँ, इन तीनों की SCO साइडलाइंस पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें तीनों लीडर्स ने अपना एक स्टांस दिया ग्लोबल ऑर्डर या वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो फ्यूचर में इम्पोज किया जाए, या यानी एक आइडिया दिया जाए कि फ्यूचर में वर्ल्ड किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम शी जिनपिंग की बात करें जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने इस मीटिंग के दौरान ये प्रपोज किया कि जो पूरी दुनिया का सिस्टम है दैट शुडंट बी हेजमोनिकल, यानी तमाम जो कंट्रीज हैं उन्हें कोऑपरेटिव बिहेवियर अपनाना होगा, यानी पूरी दुनिया को पावर पॉलिटिक्स से बाहर आना होगा और एक कोऑपरेशन की जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना होगा। और अगर हम चाइनीज पॉलिसीज को लेकर देखें तो चाइना इज कॉन्टिन्यूसली एडवोकेटिंग दीज पॉलिसीज और चाइना का यही स्टांस है। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसे हम BRI का भी नाम देते हैं। तो चाइना क्या कह रहा है कि चाइना ये कह रहा है कि कोऑपरेशन होना चाहिए एंड एवरीवन शुड वर्क टुगेदर इन दिस वर्ल्ड और पावर पॉलिटिक्स को खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टांस की बात करें, जो उनका पर्सपेक्टिव था वो यही था कि कोऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते और बेशक वो यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस हो या SCO की मीटिंग हो, उनका हमेशा ये एक एम जरूर रहा है कि पाकिस्तान को टारगेट लाजमन करना है। इसी तरह अगर हम देखें SCO की इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि दुनिया की जितने भी एग्जिस्टिंग पावर्स हैं और जितने भी ममालिक हैं जो इंटरनेशनल एरिना में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन सबको, उन स्टेट्स को कंडेम करना चाहिए जिनकी पॉलिसी में टेररिज्म का एक अहम रोल है। ये आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसको पॉइंट आउट कर रहे थे। ऑब्वियसली उनका पॉइंट पाकिस्तान की ही तरफ था और इंडिया मुसलसल पिछले कई सालों से इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है कि पाकिस्तान इज द एक्चुअल गारंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। लेकिन इंडिया शायद ये हमेशा भूल जाता है कि पाकिस्तान में TTP और अलकायदा के जो फर्दर ग्रुप्स डिवाइड होकर अपना रोल प्ले कर रहे थे अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दो ऑल वर बीइंग फंडेड एंड लॉजिस्टिकली उन्हें जो सपोर्ट दी जा रही थी वो इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के थ्रू ही दी जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे पास मिस्टर कुलभूषण यादव जो जिन्हें हमने पकड़ा था 2014 में, वो एक इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इंडिया बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करता है लेकिन इंडिया को अपनी हरकतों को भी देखना चाहिए। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें मिस्टर पुतिन की जो रशियन प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल एरेना में जो पॉलिटिक्स है उनको फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि वो कंट्रीज जो वेस्ट के साथ अलाइड नहीं है, यानी अब हर कंट्री जो है वो वेस्ट की पॉलिसीज पर एंडोर्स नहीं करती, हमें उनको भी एम्पावर करना होगा और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को उनका भी साथ देना होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका का साथ देते हैं, यानी होलसम अगर हम डिस्कस करें तो वेस्टर्न कंट्रीज को वो पॉइंट कर रहे थे कि पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है वो इस तरह का होना चाहिए। ऑब्वियसली आजकल जो सिचुएशन है मिस्टर पुतिन की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
ही इज एंगेज्ड इन यूक्रेन वॉर और इसके बदले में उन्हें कई सैंक्शंस का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी वजह से मिस्टर पुतिन हर फोरम पर ये ही कहते हैं कि पूरी दुनिया को वेस्टर्न डोमिनेंस से निकलकर इक्वल पॉलिटिकल एरिना में आना होगा, जहां पर हर जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो अपना रोल फ्रीली एंड फेयरली प्ले कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ F-16s टू यूक्रेनियन एयरफोर्स। जी हाँ, हमने लास्ट मंथ एक प्रेस रिव्यू के दौरान आपको बताया था कि यूक्रेनियन एयरफोर्स ये चाह रही है कि उन्हें F-16s प्रोवाइड किए जाएं टू काउंटर द एयर टेक्नोलॉजी ऑफ रशिया। और इस सिलसिले में वॉशिंगटन जो है वो हेजिटेंट था। ये हमने आपको लास्ट वीक बताया था, लास्ट मंथ हमने आपको ये बताया था कि वॉशिंगटन जो है वो हेजिटेंट है कि वो F-16s ना दे। और इसी सिलसिले में एडमिरल बॉयर जो इस सारी एफर्ट्स को लीड कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिरल बॉयर, उनका लास्ट वीक यही कहना था कि वी कैन नॉट इमीडिएटली प्रोवाइड F-16s टू यूक्रेनियन एयरफोर्स। अब इसकी वजह क्या है? वही वजह जो मैंने लास्ट मंथ आपको बताई थी कि F-16 पे जब भी आप किसी पायलट को स्विच करते हैं तो इसका एक ट्रेनिंग पीरियड है, यानी एक अच्छे से अच्छे पायलट को कम से कम भी 6 से 7 माह लग जाते हैं F-16 को समझते हुए, उसकी टैक्टिक्स समझते हुए, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो शिफ्ट हुई है फाइटर जेट्स की, वो उसमें F-16 को पायनीर समझा जाता है। तो F-16 सीखना हर पायलट के लिए एक चैलेंज भी होता है। और फिलहाल ये सारा जो इसका प्रोसेस है यूक्रेनियन एयरफोर्स को F-16 की प्रोविजन देना, वो इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी जो हैं वो गिटी-मिटीज या कम्प्लेक्सिटीज जिन्हें हम कहते हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में वाक़ है और ये 2022 से लेकर अब तक रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। जी हाँ, रशिया ने जब इन्वेजन किया तो उसके बाद ये रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर आ चुका था। और अब अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एक्यूज कर रही हैं, यानी यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट और रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन इज ट्राइंग टू टारगेट दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पे एग्जिस्ट करता हो, वो एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रशिया में था, उसके तबाह होने की वजह से यूएसएसआर को $286 बिलियन का नुकसान हुआ था और ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, क्योंकि इकोनॉमिकल लॉस ही इतना बड़ा था। इसी तरह इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो रिसेंटली न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि इस पे अटैक्स हो रहे हैं और अगर फ्यूचर में कभी भी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई बड़ी एक्सप्लोजन होती है तो इसकी वजह से पूरे यूरोप को इसकी कॉस्ट पे करना होगी, क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। स्पोर्ट्स की तरफ आए तो स्पोर्ट्स में करंटली सबसे जो हॉट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द मूव ऑफ किलियन एम्बापे फ्रॉम पेरिस सेंट जर्मन टू रियल मैड्रिड। जी हाँ, लास्ट वीक पीएसजी के प्रेसिडेंट नासिर अल खलीफी ने ये चीज क्लियर कर दी कि एम्बापे जो हैं फ्रेंच स्ट्राइकर और पीएसजी के स्ट्राइकर हैं, उन्हें अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अंटिल 2025 तक साइन करना होगा, यानी एक्सटेंड करना होगा। और अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करते देन एम्बापे वुड हैव टू लीव द क्लब। और ये क्लब किस तरह लीव करेंगे, फुटबॉल क्लब्स की जो ये पॉलिसी होती है, क्योंकि जो एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2024 में ख़त्म हो जाएगा पीएसजी के साथ और उसके बाद वो एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। देखिए, कोई भी क्लब जो होता है वो बड़े स्टार प्लेयर को लूज करना नहीं चाहता, लूज इन द सेंस कि इफ ही इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लब
तो क्लब की यही कोशिश होती है कि बिफोर जो प्लेयर है उसका कॉन्ट्रैक्ट क्लब के साथ खत्म हो वो उसको सेल कर दे मार्केट में, यानी किसी दूसरे क्लब को सेल कर दे। तो इस टाइम किलियन एम्बापे की अगर हम मार्केट वैल्यू देखें, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले पहले यानी इस समर में उसको सेल करते हैं, देन इट इज राउंड अबाउट 180 मिलियन यूरो। और पीएसजी ने ये चीज क्लियर कर दी है, नासिर अल खलीफी ने, कि एम्बापे के पास सिर्फ 13 या 14 डेज हैं। ही हैज टू रीथिंक अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, एल्स ही हैज टू बी इन द मार्केट फॉर द बिडिंग पर्पस।